CH-206 मंत्री परमचंद का प्लान। राजेश अपने गुट को विराट काले सांप को मारने के लिए तैयार कर रहा था और उसके आदमी हर वक्त दिग्विजय और उसके आदमियों पर नजर भी रखे हुए थे। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मीरा ने विराट काले सांप को बचाने के लिए पहले ही एक प्लान बना लिया था। वो और आरव उस दिव्य कलश का इस्तेमाल करके विराट काले सांप को किसी सुरक्षित जगह ले जाने वाले थे। अगर राजेश सिर्फ विराट काले सांप को शहर से दूर भेजना चाहता तो उसके लिए ये काफ़ी आसान काम होता, लेकिन सच तो ये था कि वो हमेशा के लिए विराट काले सांप से छुटकारा पाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इतना विशाल जीव शहर के इतने पास रहे, और अगर वो उसे दूर भेज भी देता तो क्या गारंटी थी कि विराट काला सांप अपने झुंड के साथ वापस नहीं आएगा। दिग्विजय बखूबी जानता था कि राजेश विराट काले सांप को मारने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए उसने मीरा के प्लान को अप्रूव कर दिया था। बस विराट काला सांप अपनी स्किन छोड़ने की प्रोसेस पूरी कर ले तो राजेश उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। कालिया, राजेश फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रही हूं जहां तुम सुरक्षित रहो, मीरा ने झील के पास खड़े होकर कहा। मीरा विराट काले सांप को कालिया कहकर बुलाती थी। ये नाम बहुत अजीब था और कबीले के कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन जब मीरा ने इसका नाम रखा था तब वो बहुत छोटी थी। पहली बार जब विराट काले सांप ने मीरा की जान बचाई थी तब से ही वो उसे कालिया कहकर बुलाने लगी थी और विराट काला सांप भी ये सुनकर बहुत खुश होता था। आरव झील से काफी दूर खड़ा था। देखा जाए तो अब भी उसे उस विराट काले सांप से डर लगता था। अचानक पानी में बुलबुले बनने लगे और पूरी झील में लहरें उठने लगीं। देखने से ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो जीव कितना विशाल था। रात का वक्त था और चांद की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। स्वपन नगरी के पास एक झील में से विशाल काली परछाई बाहर आ रही थी। आरव को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा जीव उस छोटी सी झील में कैसे समा गया था। कहीं ये झील भी तो दिव्य कलश की तरह नहीं है। हो सकता है कि बाहर से दिखने में छोटी सी हो लेकिन अंदर ढेर सारी जगह हो, आरव ने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे वो परछाई साफ दिखने लगी और पानी से बाहर आने लगी। ये कोई और नहीं बल्कि वो विराट काला सांप था। उसका विशाल शरीर चांद की रोशनी में चमक रहा था। जब मीरा ने विराट काले सांप को बाहर आते हुए देखा तो वो मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि वो तो विशाल काले सांप को अपने हाथ से सहला रही थी। विराट काले सांप का सिर लगभग एक घर जितना बड़ा था और उसकी नाक के छेद किसी गुफा जितने बड़े थे। उसकी जीभ इतनी बड़ी थी कि कोई भी उसे देखकर बुरी तरह से डर जाता। मीरा सच में बहुत बहादुर थी। वो विराट काले सांप के सिर पर चढ़कर बैठ गई और उससे बातें भी करने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने किसी पुराने दोस्त से मिल रही हो। जब विराट काला सांप पीछे मुड़ा तो उसकी नज़र आरव पर पड़ी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरव को घूर रहा था और उसकी जीभ भी बाहर लटक रही थी। आरव, तुम इसे याद हो? आरव को पीछे हटते हुए देखकर मीरा खिलखिलाकर हंसने लगी। मैम, क्या हम अपना काम जल्दी कर सकते हैं? आरव ने मुंह बनाकर कहा। आरव, रिलैक्स, वो तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। इस दौरान ये बहुत सेंसिटिव होता है और मुझे भी इसे संभल कर बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो फिर आप बात कीजिए, आरव ने कहा। आज पूर्णिमा की रात थी और चांद किसी नई दुल्हन की तरह चमक रहा था। चांद की दुधिया रोशनी झील पर पड़ रही थी और वहां का नजारा देखने लायक था। मीरा विराट काले सांप के सिर पर बैठी हुई थी और उसके बाल बिखरे बिखरे से थे, लेकिन चांदनी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो बिल्कुल शांत आवाज में विराट काले सांप से बातें कर रही थी। उसे वो सब कुछ बता रही थी जो उसकी जिंदगी में चल रहा था। विराट काला सांप भी उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये वो सांप तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जिसने उस दिन शहर के सारे लोगों को डरा दिया था। उसने बस अपना ओरा सिर पानी के बाहर निकाला था और जब भी मीरा चुप होती थी तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऊपर उसकी तरफ देखने लगता था, मानो उसके कुछ और बोलने का इंतजार कर रहा हो। आरव अपनी आंखों से यह नज़ारा देखकर हैरान था। उसे देखकर वो बचपन वाली मीरा को भी विराट काले सांप से ऐसे ही बातें करते हुए देख पा रहा था। वो विराट काला सांप ही था जिसकी वजह से मीरा के जीवन में एक पिता की कमी पूरी हुई थी। मीरा ने कहा, अरे तो फिर आप उसे कलश के अंदर क्यों नहीं डाल रही हैं? आरव ने मन ही मन बुदबुदाया। मीरा को आरव की बात सुनाई नहीं दी, इसलिए वो विराट काले सांप को दिव्य कलश में रखने लगी। ये दिव्य कलश विराट काले सांप के लिए ही बनाया गया था, इसलिए वो अंदर जाने में तो कोई हिचकिचाहट नहीं करता। लेकिन आरव ये देखना चाहता था कि इतना विशाल जीव इतने से कलश के अंदर कैसे जाता। और आरव ने इस बात पर भी गौर किया था कि अब विराट काला सांप इतना बड़ा नहीं था जितना उस दिन लग रहा था जब वो शहर में आया था। ये इस प्रोसेस के दौरान हल्का सा सिकुड़ जाता है। ओह अच्छा, तो क्या ये एकदम छोटा हो जाएगा? आरव ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसे हमेशा से विराट काले सांप की साइज बहुत ज़्यादा लगती थी। उसके सामने तो विशाल छिपकली भी छोटी सी थी। हाँ, हो सकता है, मीरा ने जवाब दिया। मैं तो इसे छोटी साइज में इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। खैर छोड़िए मैम, आप जल्दी उसे दिव्य कलश के अंदर रख लीजिए ताकि हम यहाँ से निकल सके, आरव ने मीरा से कहा। आरव जानता था कि राजेश के आदमी कभी भी यहाँ आ सकते हैं और उन्हें विराट काले सांप को यहाँ से ले जाते वक्त पकड़ सकते हैं,
इसीलिए आरव अपना एक एक कदम बड़ी सावधानी से रख रहा था। हेलो अनन्या, मैं कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, आरव ने अनन्या को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया। ठीक है भैया, आप भी अपना ध्यान रखना और जल्दी ही वापस लौटना, अनन्या ने परेशान होकर कहा। वहाँ परेशान मत हो, क्या तुम फ्लैट में हो? वहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? सब ठीक तो है ना? आरव को बैकग्राउंड में जब एक लड़की चीखती हुई सुनाई दी तब आरव ने अनन्या से पूछा। नहीं भैया, मैं फ्लैट में नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हॉस्टल में हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को अजीब सी बीमारी हो गई है, मैं बस उन्हें हील कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से कई सारे स्टूडेंट्स बीमार पड़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ इतने स्टूडेंट्स बीमार हैं कि यूनिवर्सिटी वाले बीमार पेशेंट्स का इलाज भी नहीं कर पा कर रहे हैं, अनन्या ने आरव को बताया। अनन्या एक हीलिंग मैजिशियन थी और जब जरूरत होती थी तो वो लोगों की मदद कर देती थी। अपना खास ध्यान रखना, ऐसी अजीब बीमारियां बहुत जल्दी एक दूसरे में फैलती हैं, आरव ने अनन्या से कहा। हाँ भैया, मैं अपना ध्यान रखूंगी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, अनन्या ने कहा। ठीक है अनन्या, तो फिर मैं चलता हूँ, बाय बाय, आरव ने कहा। अनन्या से बात करने के बाद आरव ने देखा कि मीरा ने उस विराट काले सांप को दिव्य कलश में रख भी लिया था। वो कलश पहले एकदम ट्रांसपेरेंट था, लेकिन अब उसमें विराट काले सांप की काली परछाई दिख रही थी। विराट काला सांप सच में इसके अंदर समा गया। आरव ने वो दिव्य कलश अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। आरव, अभी ये दिव्य कलश को निहारने का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। राजेश के आदमी किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे, मीरा ने कहा। हाँ मैम, आरव ने सिर हिलाते हुए कहा और वो दोनों एक नाव में बैठकर स्वपन नगरी के पश्चिमी इलाके की तरफ जाने लगे। मीरा ने पहले ही वहां से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता सोच लिया था। वो विराट काले सांप को धवल शहर नाम की जगह ले जाने वाली थी, जो सेफ जोन की बाउंड्री से काफी करीब था। धवल शहर स्वपन नगरी की पश्चिम दिशा की तरफ पड़ता था। ये शहर से अच्छी खासी दूरी पर था। धवल शहर के पास एक धवल पहाड़ था जहाँ कई गुप्त गुफाएं थीं। सिर्फ मीरा के कबीले के मुखिया को इस जगह के बारे में मालूम था, क्योंकि ये इस जगह का इस्तेमाल तब किया जाता था जब कुल देवता बीस्ट को किसी बड़ी मुसीबत से बचाना होता था। धवल पहाड़ तक पहुंचने का सफर न ज्यादा लंबा था और न ही छोटा। आरव का काम मीरा और विराट काले सांप को सुरक्षित वहां तक पहुंचाना था। धवल पहाड़ में कई सारी गुफाएं थीं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। किसी ने भी उनमें पूरी तरह से नहीं घुमा था और ऐसे गिने चुने लोग ही थे जो उन गुफाओं के बारे में जानते थे। इसीलिए वो विराट काले सांप के छिपने के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। अगर राजेश को गुफा के अंदर आने का रास्ता मिल भी जाता तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर आते ही गुफाओं की भूल भुलैया में खो जाते। चलो अब चलते हैं, आरव ने कहा। हाँ चलते हैं, मीरा ने जवाब दिया। आरव और मीरा ने रात के अंधेरे का फायदा उठाया और विराट काले सांप के साथ स्वपन नगरी छोड़कर चले गए। शहर से बाहर निकलने के बाद वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने लगे। एक बहुत आलीशान हवेली के आंगन में चाय का कप टूटने की जोर से आवाज आई। ये चाय का कप राजेश ने दीवार में फेंक कर मारा था। उसके सामने उसके आदमी सिर लटकाए हुए खड़े थे। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोग मुझसे ये कह रहे हो कि वो विराट काला सांप ऐसे ही हवा में गायब हो गया? मैंने तुम सबको कुल देवता रक्षकों के पूरे कबीले पर नजर रखने के लिए कहा था और तुम लोगों ने क्या किया? राजेश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। लेकिन मंत्री जी, आप हमारी बात तो समझिए। हम आपका ओहदा मानते हुए कुल देवता रक्षकों के कबीले के सारे एक्सपर्ट मैजिशियन पर नजर रखे हुए थे, लेकिन हमें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो विराट काले सांप की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी मीरा नाम की लड़की को सौंप देंगे। उनके कबीले में उसकी शक्ति कुछ खास नहीं है, इसलिए हमने उस पर नजर नहीं रखी, शाही गार्ड्स के हेड ने कहा। मैजिक कोर्ट की मेंबर होने के बाद भी इस मीरा की इतनी हिम्मत की, ये मेरे खिलाफ गई, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसके लिए वारंट तैयार करवाओ और अगर स्वपन नगरी का एनफोर्समेंट यूनियन बीच में आए तो उन सबको गिरफ्तार करवा देना, राजेश ने गुस्से में कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि मीरा जैसी आम औरत उसका पूरा बना बनाया प्लान खराब कर देगी। मंत्री राजेश, अब अपने लोगों को दोष देना बंद भी करो। आंगन में एक बूढ़ा आदमी चाय का कप लेकर आया। उसे देखकर शाही गार्ड्स का हेड चौंक गया। वो ध्यान से मंत्री पद्मचंद को देख रहा था, जिन्हें राजेश के खिलाफ जाने के लिए जाना जाता था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो राजेश मंत्री के घर पर क्यों आए थे। शाही गार्ड्स के हेड, तुम अभी भी बच्चे हो जो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हो, पद्मचंद ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। मंत्री पद्मचंद, इस विराट काले सांप को खत्म करने में मेरे कट्टर दोस्त हैं, लेकिन एनफोर्समेंट यूनियन में उनकी अच्छी रेपुटेशन है और वो कुल देवता रक्षक कबीले से कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते हैं, राजेश ने बताया। राजेश की बात सुनकर शाही गार्ड के हेड के छक्के छूट गए थे। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वैसे देखा जाए तो मीटिंग्स में दोनों मंत्री कुत्तों की तरह लड़ते थे, लेकिन किसे पता था कि ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि विराट काले सांप की त्वचा छोड़ने वाली खबर पद्मचंद और उसके आदमियों ने ही राजेश को दी थी।
सच कहूं तो कल की मीटिंग के बाद ही मुझे पता चल गया था कि वो लड़की मीरा विराट काले सांप को ले जाने वाली है। बदकिस्मती से शायद मैजिक कोर्ट के हेड दिग्विजय मुझ पर शक करने लगे और मुझे उनके साथ रात भर ताश खेलना पड़ा। पद्मचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बहुत हो गई बकवास। मैंने तुम्हें यहाँ सच बोलने के लिए नहीं बुलाया है और मैंने पहले ही अपने आदमियों को विराट काले सांप पर नजर रखने के लिए भेज दिया था। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़की कैसे हमारे बिना देखे यहाँ से निकल गई, राजेश ने कहा। शाही गार्ड्स के हेड ने हाँ में सिर हिलाया। यही सवाल तो उसे कितनी देर से परेशान कर रहा था। सेफ साइड पर रहने के लिए ना सिर्फ उसके कबीले के मुखिया यानी कि दिग्विजय, उस लंबे बाल वाले राजीव और यहाँ तक कि पूरे आइलैंड के चारों तरफ भी लोग तैनात किए गए थे। मीरा तो एक एडवांस मैजिशियन भी नहीं थी और अगर वो वहाँ से निकलती तो उसके आदमी उसे जरूर देख लेते। मुझे भी अभी मेरे आदमी से पता चला है। वैसे तो इस प्रोसेस के दौरान विराट काला सांप बहुत कमजोर होता है, लेकिन उसके सेंसस बढ़ जाते हैं। उसके पास आने वाले हर कमांडर क्लास बीस्ट या फिर एडवांस मैजिशियन को वो डिटेक्ट कर लेता है। ये उसे सेफ रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये उसको खतरा पहचानने में मदद करता है और उसके दुश्मनों से बचकर भागने में भी। मीरा विराट काले सांप की इसी क्वालिटी का इस्तेमाल करके उसे दूर कहीं ले गई है, पद्मचंद ने कहा। पद्मचंद की बात सुनकर राजेश चौंक गया था। शाही गार्ड्स का हेड भी हैरान था। इस दुनिया के सबसे खतरनाक बीस्ट में विराट काले सांप को भी गिना जाता है तो उसके पास कुछ खास शक्तियां होना तो लाजमी है। इसीलिए तुम उनके पीछे चाहे कितने भी लोग भेजो, विराट काले सांप को उनकी मौजूदगी का पता चल जाएगा, पद्मचंद ने आगे कहा। आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो, राजेश ने कहा। मैजिक कोर्ट में कई सारे इंटर्न्स हैं, तुम उन्हें उसके पीछे भेज सकते हो। उन्हें पकड़ने की जगह उन्हें सिर्फ रोको। वो सभी इंटरमीडिएट मैजिशियंस हैं, इसलिए वो उन्हें सेंस करके भी अलर्ट नहीं होगा। तुम्हारे इंटर्न्स कुछ समय तो उन्हें रोक ही सकते हैं, तब तक तुम्हारे शाही गार्ड्स वहां पहुंच ही जाएंगे। फिर वो मीरा हमसे किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएगी, पद्मचंद ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि ये प्लान बहुत समय से उसके दिमाग में चल रहा था। राजेश गुस्से में अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। ये पहली बार नहीं था जब राजेश विराट काले सांप को मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो उसकी शक्तियों से बखूबी वाकिफ था। उसके गार्ड्स तो विराट काले सांप का पता ही नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए ये बेहतर था कि वो मैजिक कोर्ट के इंटर्न्स को ही भेज दे। जाओ और जितने भी इंटर्न्स वहां मिले सबको यहाँ ले आओ, राजेश ने ऑर्डर दिया। अब उसके पास मीरा को पकड़ने का सिर्फ यही एक तरीका था। शाही गार्ड्स ने उसे सलाम किया और उसका हुक्म बजाने चले गए।